अगर मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं तो हमारे बसोली की मैं अपने बात करूं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी, रियासतनामा देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस वक्त जिस महान शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, उन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत योगदान दिया है, बहुत बड़े ऊंचे पद पर रहे हैं और जनता की, लोगों की रक्षा करने के बाद लोगों की सेवा के क्षेत्र में, यानी कि राजनीति में वो आ गए। हम बात कर रहे हैं जिला विकास परिषद कठुआ के अध्यक्ष, जिन्हें हम चेयरमैन कहते हैं, कर्नल महान सिंह जी की। रिटायर्ड कर्नल हैं, अब लोगों की सेवा में हैं। लगातार जब से डीडीसी चेयरमैन बने हैं, लगातार लोगों के बीच में बने हुए हैं। दूर दराज क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, कंडी क्षेत्र हो, सीमांत क्षेत्र हो, हर जगह जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। तो आज एक्सक्लूसिव हम उनसे बातचीत करेंगे कुछ सवालों के साथ और जानेंगे आने वाली रणनीति कैसी रहेगी, किस तरह से तस्वीर और तकदीर जिला कठुआ की बदलेगी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कठुआ के विकास के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा में। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं कि जनता ने बहुत सारा प्यार देकर, ढेर सारा प्यार देकर आपको जिला विकास परिषद के चेयरमैनशिप की जो है कुर्सी जो है वो सौंपी है। सर, किस तरह से आभार प्रकट करेंगे सबसे पहले उस जनता जनार्दन का, जिसने इतना बड़ा ओहदा जो है वो जनता की सेवा के लिए दिया? मैं तकरीबन 5.5 साल पहले सेना से सेवानिवृत्त हुआ था और ऐसे कोई इरादा नहीं था कि कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं। हालांकि मैंने आर्मी के अंदर भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन उसमें रहा हूं और पॉलिटिकल साइंस में मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री करी है। तो जो पब्लिक लाइफ है उससे तो मैं व्यवस्था रहा हूँ हमेशा। लेकिन ये कोइंसिडेंट था कि जब मैं रिटायर्ड होके आया और मैं जम्मू में था, उसके बाद मैंने गांव में मेरा मन किया कि मैं यहाँ रहूँ, थोड़ा मेरी रिसर्च की जगह थी और वहाँ पर मैंने घर बनाया गांव में। तो जिस तरह से हमारे जो पब्लिक थी, हमारे जो लोग थे, उनकी जो समस्या थी, उससे मैं भी अपने आप को इन्वॉल्व किया। तो इन्वॉल्व होते ही चला गया और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि जिन्होंने मेरे को मेरी क्षमता को पहचाना और मेरे को ये जिम्मेदारी दी। और मैं कोई ना ही मेरी कोई मंशा थी पॉलिटिकल लीडर बनने की और ना ही मैं अपने आप को अभी पॉलिटिकल लीडर समझता हूँ। मैं लोगों का एक, भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को कार्यकर्ता और लोगों का सेवक समझता हूँ और उसी भावना से मैं जो है काम कर रहा हूँ। और पिछले जो भी हमारे जो पहाड़ी ज़िले में मैं वहाँ पर पहले एक मंडल का प्रभार देखता रहा, उसके बाद मेरे को किसान मोर्चे में काम करने का मौका मिला बतौर जिलाध्यक्ष पहाड़ी ज़िला, और फिर ज़िला का मैं पेरेंट बॉडी का अध्यक्ष बना। और चाहे लोकसभा की इलेक्शन हो, चाहे पंचायतों की इलेक्शन, बीडीसी की इलेक्शन हो, डीडीसी की इलेक्शन हो गए दिनों, तो जो भी हमें टास्क मिला उसको हमने पूरे मन से बखूबी निभाया। चाहे वो सेवा ही संगठन का जो कार्यक्रम रहा हो भारतीय जनता पार्टी का, और अलग अलग जो पार्टी के जो प्रोग्राम आते हैं, मैंने उसको बड़े हमने सच्चे मन से और पूरे सिंसियरली उनको किया है। और इसके नतीजे भी आए, जिस तरह से लोगों का प्यार मिला, लोगों का स्नेह मिला और लोगों ने हमारे काम को पहचाना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पिछला जो कोविड फेज़ 1 हुई थी उसमें उनके साथ था, और उसके बाद में जब इलेक्शन हुई तो पहाड़ी ज़िले में 7 की 7 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को आई। और मैं इसके लिए लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपनी पार्टी का, जिसने मेरे को जिम्मेदारी दी है। पहले जिलाध्यक्ष बनाया और उसके बाद अभी चेयरमैन का जो जिम्मेदारी दी है। और जब से मैं चेयरमैन बना हूं तब से एक प्रयास रहा है कि हमारा जो कठुआ जिला है, अभी भी जो सेवा ही संगठन कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी बढ़ चढ़ के हमारे कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। और मैंने पिछले दिनों जो था 3 दिन का हमने कार्यक्रम रखा था और पूरे जो हीरानगर और
कठुआ के जो हमारे एरियाज़ हैं, इसमें पूरे कंडी का एरिया हो, बॉर्डर का एरिया हो, उसमें हमने जी कर्नल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जिला विकास परिषद के चुनाव हुए थे, क्या देखते हैं कितनी मजबूती पंचायती राज संस्थान को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मिलेगी? क्योंकि पंच सरपंचेस भी हैं पावर में, बीडीसी भी हैं, डीडीसी भी हैं, और आप डीडीसी के चेयरमैन भी हैं। तो क्या देखते हैं इन चुनावों से जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर किस तरह से बदलाव जो है उसमें आएगा? जी हाँ, बिल्कुल बदलेगी। जिस तरह से पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग सरकारें रही हैं, लेकिन जनता का और हमारा जो एरियाज़ है उसका विकास नहीं हुआ है। तो ये चीज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपना मोदी सरकार का, और खासकर प्रधानमंत्री और हमारे जो होम मिनिस्टर साहब का, कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम थी उसको पहचाना और उसके लिए एक बहुत भारी उन्होंने कदम लिया। जो 370 दफ़ा थी जो हमारे जम्मू कश्मीर की विकास के लिए एक रुकावट नहीं हुई थी, इस वादे को दूर किया। और उसके बाद यहाँ पर एक जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस इसको देके, और जिस तरह से यहाँ पर 3 टियर सिस्टम लाया पंचायत का, और उसके द्वारा एक मॉडल बनाया है कि जम्मू कश्मीर विकसित हो। और हमारे प्रधानमंत्री हों, हमारे होम मिनिस्टर हों, वो पूरी तरह से ये जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जम्मू कश्मीर विकसित हो, इसके लिए वो पूरे वचनबद्ध हैं। और इसका पिछले दिनों हमें ये भी देखा, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे माननीय एलजी साहब हैं, वो भी पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि जो डीडीसी है ये प्रधानमंत्री का और मेरा बच्चा है, और इसके लिए मैं खास तौर पर जो है इसको ये इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में मजबूत बने, और जो हमारे पंचायतों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पीआरआई के, वो सशक्त हों और गांव का विकास हो। क्योंकि गांव का जब विकास होगा तो भारत का विकास होगा, क्योंकि भारत के अंदर जो है 70 से 80% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। तो जब तक गांव विकसित नहीं होंगे देश। जी, आपने बात करी कि जिस तरह से धारा 370 को हटाकर यूटी में तब्दील किया गया। कर्नल साहब, इसके साथ साथ देखते हैं कि जब से यूटी बनी है, प्रतिनिधि चुने हुए नहीं थे, डीडीसी अब आए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हावी रहती है, आम इंसान कतराता है उनसे सीधा सवाल करने में। तो क्या हम जो उम्मीद रख सकते हैं डीडीसी से कि वो जनता की आवाज़ बनेंगे और सवालात करेंगे उन ब्यूरोक्रेट से, जिनके प्रशासन की नीतियों से, जिनके काम से जनता खुश नहीं है, जनता के जो काम अटके हुए हैं? क्या डीडीसी चुनाव जीतने के बाद आवाज़ बनेंगे आम जनता की? बिल्कुल बनेंगे। और आपका कहना ठीक है कि जिस तरह से पिछले 3-4 सालों से जो है यहाँ पर गवर्नर रूल रहा है, और उसके चलते जो है ब्यूरोक्रेट्स ही जो हमारे स्टेट और बाद में यूटी बनी, इसके जो अफेयर चलाते रहे हैं। तो उसके चलते एक ब्यूरोक्रेट की अप्रोच और पब्लिक की जो अपेक्षाएं होती हैं उसमें एक गैप होता है। कि वो गैप जो है उसको पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोगों के बीच से आते हैं, वही समझ सकते हैं। और हालांकि ये कोविड के चलते 6 महीने हो गए अभी ये जो प्रक्रिया को पूरे हुए, पंचायतें बनी, बीडीसी बनी, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनी। तो जिस तरह से जो डीडीसी के लिए ऑफिस वगैरह की व्यवस्था थी, जो मेंबर्स बने हैं उनको सुविधाएं देने की बात थी, या उनको एम्पावर करने की बात थी, ताकि वो अपना जो काम है उसको, जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से निभा सकें। उसमें थोड़ा सा जितना होना था नहीं हो पाया कोविड के चलते, लेकिन उम्मीद है कि जैसे हालात ठीक होंगे तो उनको जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये सुविधाएं मिले, और वो पब्लिक ने जिन्हों उनके ऊपर जो भरोसा किया है, जो उनको मैंडेट दी है, कुछ उम्मीदें रखते हुए, वो उस पर खरे उतर पाएँ। इस तरह से कर्नल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि डीडीसी अध्यक्ष के पद पर आप बैठे हुए हैं, अब आपकी तरफ से कठुआ के लोगों को क्या कोई खासा तोहफा जो मिलने वाला है? क्योंकि जब भी कोई प्रतिनिधि चुन के आता है तो बड़े बड़े बजट लाते हैं, प्रोजेक्ट लाते हैं, तो डीडीसी कठुआ की यूनिट की तरफ से, टीम की तरफ से कठुआ के लोगों को क्या कुछ खास मिलने वाला है? इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री साहब का और अपने एलजी साहब का,
और माननीय हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे और मिनिस्टर हैं MOS वहाँ सेंटर में, कि उन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी चलते हुए, जबकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको बड़ा एक आघात भी पहुंचा है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने सफिशेंट फंड्स मुहैया कराए हैं। पंचायतों को फंड्स दिए गए हैं, चाहे वो 14 और 15 फाइनेंस कमीशन के हों, बैक टू विलेज के हों, और अभी जो कैपेक्स बजट में मैं आपको बता दूं कि ज़िला कठुआ के लिए तकरीबन 320 करोड़ की बजट जो है अगले इस फाइनेंशियल ईयर में रखी गई है, और उसमें से जो डायरेक्ट एलोकेशन है PRIs को वो तकरीबन 80 करोड़ के लगभग वो पैसा है जो पंचायतों को मिलेगा, और उन्हीं के द्वारा जो है बजट बनाई जाएगी, और ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में जो जिस तरह से अभी प्लान बना दिया हमने, सब रिप्रेजेंटेटिव ने अपने अपने प्लान दिए थे, उनको कंसोलिडेट करके और वो प्लान जो है साइन भी कर दिया है। बहुत जल्दी ये जो है इसमें जो प्रक्रिया है कि फाइनेंस जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें जाएगा और वहाँ से अप्रूव हो जाएगा, और पूरे जो तकरीबन 3,500 के लगभग जो हैं टेंडरिंग के जरिए जो है काम होने हैं, और ये आने वाले समय में बड़े पैमाने पर आपको जो है डेवलपमेंट की गतिविधियां दिखेंगी। हाँ जी। और कर्नल जी, आप पहाड़ी ज़िला से जो है बस ताल्लुकात रखते हैं, आप भी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, और उम्मीद है कि आप उन क्षेत्र की समस्याओं को भलीभांति समझते भी होंगे। अक्सर आरोप लगते आए हैं कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र जिसमें बनी, बसोली, डग्गर, लोहाई, मलार या ऊंचे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो नज़रअंदाज होते आए हैं आज तक बड़े बड़े नेताओं द्वारा। तो क्या आपकी तरफ से उन क्षेत्रों के लिए भी कुछ खास तवज्जो रखी गई है कि सड़क पानी की सुविधा हो, लाइट की सुविधा? लोग अक्सर 20-20, 30-30 किलोमीटर पैदल चल के घर को जाते हैं। ये आपने बहुत सही बात कही है। अगर मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं तो हमारे बसोली की मैं अपने बात करूं तो वहाँ भी बड़े बड़े वो कहते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसे बड़े बड़े नेता वहाँ से रहे हैं। लेकिन अगर हम विकास के नाम पर देखें, बुनियादी सहूलतों का जहाँ तक जो है पूर्ति करनी थी वो देखें तो एक बड़ा अभाव दिखता है। तो इसके लिए लोगों को जो है काफ़ी लोगों के बीच जो है रिसेंटमेंट है और अपेक्षाएं भी हैं कि आने वाले समय में जो है उनका विकास हो, उनको बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़कें और जो रोज़मर्रा की उनकी जो ज़िंदगी है, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस जो है बेहतर हो, ऐसा वो अपेक्षाएं करते हैं। और इसके लिए हम जो हैं पूरी तरह से निष्ठावान हैं, वचनबद्ध हैं, और आने वाले समय में इन लोगों के लिए, क्योंकि मेरे जैसा शख्स जो है वो सिर्फ आम आदमी की प्रॉब्लम देख के ही मैं एक मकसद के लिए यहाँ जुड़ा हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकें, आने वाला हमारा जो भविष्य है, हमारे बच्चों का भविष्य है, वो कैसे बेहतर हो सकता है। इसी चीज़ को लेके मैं एक बड़ी निष्ठा से और पूरा उससे स्वयं अपनी इच्छा से मैं ये है पब्लिक लाइफ चुनी है, और इस निरंतर हम काम करते रहेंगे अपने लोगों की अपनी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी जानते होंगे जिस तरह से कठुआ को लगातार इग्नोर किया गया टूरिज्म के सेक्टर में। हमारे पास बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं, वादियां हैं, बर्फ़ पड़ती है, सेब उगते हैं, और सरथल पुरथू जैसे क्षेत्र जो कि मिनी गोवा कहलाते हैं। तो क्या DDC की तरफ से, टीम की तरफ से, आपकी तरफ से उनको भी डेवलप करने के लिए कोई खास प्लान, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट रखा गया है? शान जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं अभी पिछले दिनों नवरात्रों में, पिछले महीने जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में गया था, बसोली बनी के जो एरियाज़ हैं, और मैं वहाँ जाके मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ और मेरे को हैरानगी भी हुई कि जो हमारे इस इलाके में पोटेंशियल है। क्योंकि मैं जो देश की सेवा करी है, फौज में रहा हूँ मैं, तो अलग अलग जगह में जाने का मौका मिला, और ऐसे भी मेरा जो इंटरेस्ट है नई नई जगह देखने का है। तो हमारे भारत में और दक्षिण एशिया में शायद कोई टूरिस्ट प्लेस बचा होगा जहाँ मैं गया नहीं हूँ। तो मैं जब देखता हूँ वो जगहों को जहाँ पर इतना, चाहे आप ऊटी हो, शिमला हो, नेपाल के अंदर पोखरा हो, या हमारे जो कोडाई कनाल हो साउथ में, नैनीताल हो, ये सारी जो जगह हैं, दार्जिलिंग हो, ये सारी जगह जो हैं उससे कई
ज़्यादा गुना जो है हमारे इलाके में पोटेंशियल है। यहाँ वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पाइन्स के फॉरेस्ट हैं और बिल्कुल जो है प्रदूषण फ्री जो है, स्नोफॉल भी होता है, व्यू पॉइंट्स बड़े अच्छे हैं और उसके अलावा नदी नाले हैं। तो एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है। यहाँ ट्रैकिंग टूरिज्म हो सकता है, एडवेंचरिज्म टूरिज्म हो सकता है, वाटर स्पोर्ट्स हो सकती हैं और उसके अलावा जो नेचुरल प्रगति टूरिज्म वो, और दूसरा एक रिलीजियस टूरिज्म की भी बहुत बड़ी यहाँ पर पोटेंशियल है। तो ये चीज़ें अभी तक क्यों नहीं यहाँ पर बना, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए टूरिज्म को प्रमोट करना सबसे बड़ी चीज़ हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो टूरिज्म विकसित नहीं होगा। टूरिस्ट आता है, अभी भी अटल सेतु बना है या दूसरी जगहों में रिलीजियस जो हमारी सुकराला देवी है या वहाँ शीतला माता वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ रुकता नहीं है क्योंकि रुकने की जगह नहीं है टूरिस्ट। जब वो रुकेगा 1 दिन 2 दिन टूरिस्ट, तो तब वो पैसा खर्चेगा और पैसे खर्चेगा तो जो लोकल लोग हैं उनको फायदा होगा। तो इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, हमें अच्छे रेस्टोरेंट बनाने हैं, हमें अच्छे सड़क बनानी है, हमें अच्छा जो है गतिविधियां भी चाहिए। टूरिस्ट आएगा तो 2 दिन क्या करेगा, 4 दिन क्या करेगा। तो उसके लिए हमने अभी मैं टूरिज्म डायरेक्टर और टूरिज्म सेक्रेटरी साहब के साथ बैठा था, हमने एक 200-300 जो करोड़ है उसका एक प्लान जो है वो कंप्रहेंसिव प्लान जो है मैंने उनको प्रपोजल दिया है, ड्राफ्ट दिया है, लेकिन वो कोविड के चलते शायद थोड़ा सा डिले हो गया है। और मैंने उनको बताया जिस तरह सुरुईसर और हमारी जो मानसर लेक है उसमें एक 200 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है डेवलपमेंट के लिए। तो मैंने कहा था उसी तर्ज पर यहाँ भी जो है जो हमारा कठुआ क्षेत्र और बिलावर, बनी, बसोली, यहाँ पर भी उसी तरह का जो है विकास जो किया जाए। जो हमारे पुराने मोनूमेंट्स हैं उनको ठीक किया जाए, हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर जो है गतिविधियाँ की जाए और इसके साथ साथ जो रिलीजियस प्लेस हैं उनमें भी बेहतर सहूलतें वहाँ पर फराहम की जाएँ ताकि दूर दराज के और जो हमारे साथ वाले जो क्षेत्र हैं लगते हैं यहाँ हिमाचल पंजाब के, वहाँ से ज़्यादा लोग आए। और जिस तरह से डलहौजी में चंबा में टूरिस्ट जाता है, एक कॉरिडोर बने जो उस तरफ भद्रवाह वगैरह में क्रॉस करे फिर बनी और हमारे बसोली और लखनपुर के क्षेत्र से जो है ये पूरा एरिया कवर करे। और कहीं ना कहीं जो वैष्णो देवी में भी टूरिस्ट आते हैं वो भी जो है मानसर, सुरुईसर होते हुए जो है हमारे इस एरिया में आए और यहाँ की प्रगति को देखें और यहाँ पर आके वो हमारे लोगों के बीच में रहें, हमारे मेहमान बन के, उससे उनका भी जो है इस इलाके का उनको जानने में मदद मिलेगी और हमारे लोगों को भी उनको जो हॉस्पिटलिटी है वो दिखाने में अपना जो है उनको भी एक मौका मिलेगा और देश का, इलाके का विकास होगा। आखिरी सवाल करूंगा आपसे, क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश को आगे ले जाने में। डीडीसी में भी बहुत सारी महिलाएं जो है वो सामने आई हैं, लोगों ने भरपूर प्यार समर्थन दिया है, आगे बढ़ाया है। तो क्या महिलाओं को विकसित करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डीडीसी की तरफ से कोई प्लान, कोई प्रोजेक्ट है? बिल्कुल, जिस तरह से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, पहली बार ऐसे हुआ है कि 50% पंचायतों के अंदर जो है वो रिजर्वेशन दी गई है। पंचायतों के अंदर दी, बीडीसी में दी, डीडीसी में दी और कल को असेंबली बनेगी तो उसमें भी जो है रिजर्वेशन जो है वो होएगी। तो ये देके एक जो है इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है और एक सशक्तिकरण जो है करने की गवर्नमेंट ने जो है और हमारी पार्टी ने पूरा प्रयास किया है और इसके लिए बड़े पैमाने पर जो है महिलाएं जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बनी हैं और मेरे को जब बताते हुए खुशी हो रही है कि वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से कर रही हैं और लोगों की जो समस्या है, महिला जो होती है वो परिवार की एक बड़ा कमिटेड सदस्य होती है, तो वो उनको जो है इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स का ज़्यादा ज्ञान होता है। तो मेरे को खुशी है कि महिलाएं जो है हमारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आने वाले समय में जिस तरह से ये जो ग्रुप्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन हुआ है
उसके अलावा जो सिलाई सेंटर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है, महिलाओं को पूरे तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी, महिलाएं 50% हमारे जो समाज है उसका हिस्सा हैं, तो उनको पूरा आने वाले समय में पूरा उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनको जो है हक मिले अपना, और उनका सशक्तिकरण हो, ताकि समाज जो है मेल फीमेल दोनों मिलके जो है वो। करण जी, एक सवाल आज भी जहन में आता है, आखिरी सवाल हमने कहा था, लेकिन एक सवाल अभी अभी जहन में आया है। हमने जो आपकी बैठकें देखी, आपने सीधे और साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कमीशन सिस्टम में नहीं चलने दूंगा, क्योंकि अक्सर हम देखते थे कि लोगों के काम नहीं होते थे, वो कमीशन देकर काम कराते थे, पंचायती राज संस्थान बदनाम हो रहा था, क्योंकि जेई, ग्राम सेवक या और भी अधिकारी हैं बिना पैसे लिए काम नहीं हो रहे थे, चाहे वो ग्रांट दिलाना हो, घर बनाना हो, फ्लश बाथरूम की बात हो, उस पर किस तरह से नकेल जो है वो कसी जाएगी? ईशान जी, मेरा जो अपना व्यक्तिगत जीवन है बड़ा साफ सुथरा रहा है। मैंने तकरीबन देश के 37 साल मैंने भारतीय सेना में काम किया है, और बिल्कुल हमने मेहनत से जो आज दिन तक जो भी किया है, जो भी बनाया है, और मैं ये समझता हूँ कि जो देश का पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो आम आदमी का जो जीएसटी देता है, जो सर्विस टैक्स देता है, उससे आया हुआ पैसा जो है ये एक बहुत ही पवित्र और एक बड़ी कमाई है ये, और ये इसका सही उपयोग होना चाहिए। जिस काम के लिए सरकार पैसे देती है उसका थोड़े भी उसमें जो है कोताही नहीं होनी चाहिए, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, और ये मैं अपने भी प्रैक्टिकल लाइफ में करने की कोशिश करता हूँ, और मैं इंश्योर करूँगा ये कि जो सरकार का फंडिंग है, जो भी पैसा है, ये सही तौर पर लगे, ठीक से लगे, ताकि जो पब्लिक के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, काम बने, और जो आने वाला हमारे जो गांव मोहल्ले जो नगर हैं उनका विकास हो, ऐसा मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। और मैं ये इंश्योर करूंगा कि मेरे चेयरमैन होते हुए जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम हो, ईमानदारी से काम हो, और जो हमारे सरकार ने दिए हुए पैसे जो हैं उनका सदुपयोग हो सही जगह से। धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे कर्नल महान सिंह जी को, जिनका सीधे और साफ स्पष्ट शब्दों में कहना है कि कमीशन सिस्टम अब नहीं चलने देगा। जो पैसा एक आम आदमी सामान खरीदते वक्त टैक्स भरता है वो उसके विकास में ही लगेगा। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो कठुआ के डेवलपमेंट के लिए आने वाले हैं, चाहे वो कठुआ का टूरिज्म सेक्टर हो, कठुआ का एजुकेशन सेक्टर हो, या फिर बात करें हम वुमेन एम्पावरमेंट की। हर तरफ हर तरह से डीडीसी कठुआ कार्यरत रहेगी, वचनबद्ध रहेगी कि पूर्ण विकास कठुआ जिला का किया जाए, कठुआ जिला के लोगों का विकास किया जाए, और जो छुपा हुआ पोटेंशियल है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में उसे एक्सप्लोर किया जाए, ताकि रोजगार बढ़ सके, लोगों के जीवन में खुशहाली बढ़ सके। इस तरह के कुछ और खास शख्सियतों के साथ आपको जल्द मिलवाएंगे। तब तक आप देखते रहिए रियासतनामा।